हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका निर्वाण कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन 11th का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। ये चैप्टर जब भी अपन पढ़ते हैं तो इससे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुके होते हैं, तो उसका बेसिक आइडिया क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कौन कौन से टर्म्स यूज आएगी, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले फैक्टोरियल ये वर्ड आता है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल मीनिंग क्या होता है? फैक्टोरियल आपने अच्छे से पढ़ा होगा। फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल चाहिए तो उन एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कर दीजिएगा। कैसे बताता हूं, देखिए। अगर आपको एन का फैक्टोरियल चाहिए, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, फैक्टोरियल एन को आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस टाइप से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो इसकी वैल्यू के लिए होता है कि कंटिन्यूस एन नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। तो कंटिन्यूस एन नंबर का प्रोडक्ट इट मींस 1 to n तक आप मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, n -1 n -2 डैश डैश 4 3 2 एंड 1। एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। अगर मुझे फैक्टोरियल 3 चाहिए तो 1 से लगाकर 3 तक का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो कैसा होगा 3 2 1। अगर मुझे फैक्टोरियल 5 चाहिए तो 5 4 3 2 1। समझ पा रहे हैं? अगर मुझे फैक्टोरियल 6 चाहिए तो 6 5 4 3 2 1। अब इसमें अगर मैं यहां तक का ले लूं, तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स, तो ये तो फैक्टोरियल 5 हो गया। इट मींस मैं फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 5 में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे हो पा रहा है देखिए, ये बन गया आपका 6, यहां से यहां तक का बन गया फैक्टोरियल 5। अगर मैं चाहूं तो फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 4 में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। फैक्टोरियल 4 के लिए क्या चाहिए होगा, 1 से लगा करके 4 तक का प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो 1 से लगा करके 4 तक का प्रोडक्ट पड़ा है, तो ये कितना बन गया आपके पास 6 × 5, 6 × 5, यहां तक ये आ गया, ये आ गया आपका फैक्टोरियल 4। यानी कोई भी हायर नंबर का फैक्टोरियल उसके लोअर में कन्वर्ट किया जा सकता है। फैक्टोरियल 10 को आप चाहें तो फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 7 किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बेसिक आइडिया अपन को चाहिए होगा, ठीक है। और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, और अपन को रिक्वायरमेंट रहेगी ऐसे कुछ टर्म्स आएगी, ठीक है। जब भी मैं आपको बाइनोमियल ये स्टार्ट कराऊंगा तब ये आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको अपन पढ़ते हैं NCR, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इसको कभी कभी CR भी लिख लेते हैं बुक में, तो उसका मीनिंग भी सेम होता है। कभी कभी N और R ऐसा भी आ जाता है, तो उसका मीनिंग भी सेम होता है। एक और रिप्रेजेंटेशन इसका ये CNR, ठीक है। इन सब का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, वो सारा का सारा PNC क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो अभी आप देखिए, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n - r। समझ पाए ना? NCR है, ऊपर वाला ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाला नीचे, और दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब इसका लिख तो लिया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्या अपन को दे रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसको अपन कैसे समझे। तो PNC में इसे भी पढ़ा था, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। NCR का मीनिंग है सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। NCR का मीनिंग क्या हुआ, एक बार ध्यान से देखिए। सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। उसमें से जब आपको R सेलेक्ट करने हैं, कैसे, अगर आपके पास A B C ये कोई 3 ऑब्जेक्ट हैं, समझ पा रहे हैं। अब इन 3 ऑब्जेक्ट में से अगर आपको
किन्हीं दो ऑब्जेक्ट का, सबसे पहले एक को लेके बता देता हूं। ये आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो मैनुअल केस बना के मैं बता रहा हूं। ये जो 3 हैं इसमें से मैं ए को भी सेलेक्ट कर सकता हूं, तो ये 1 केस बन गया। मैं कभी बी को सेलेक्ट करूंगा और कभी सी को सेलेक्ट करूंगा, तो कितने केस बन गए? 3 बन गए, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल था, तो इसका आंसर मैं ले आया, ठीक है। अगर इन 3 में से 2 का सिलेक्शन करना होता तो क्या होता? देखिए, तो 2 का सिलेक्शन करना होता, कभी मैं ए बी को लेता, और केस बनेंगे ना, कभी मैं किसको लेता? ए सी को लेता, और कभी किसको लेता? बी सी को। यहां पर भी कितने केस बन गए? 3 केसेस बन गए। तो ये तो अवेलेबिलिटी ऑप्शन 3 है, इसलिए आप इसके केसेस बना सकते हो। जब ये 10 में से 2 सेलेक्ट करना या फिर 20 में से 5 सेलेक्ट करना, तो नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उस समय अपन ये मैनुअल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी के लिए ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से भी मैं आपको ये आंसर लाके बता देता हूं कैसे। एनसीआर का मीनिंग है एन में से आर को सेलेक्ट करना। अब मुझे 3 में से 1 को सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए क्या मैं करूंगा? 3C1 3C1। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और दोनों का डिफरेंस। समझ पा रहे हैं? तो ऊपर वाला ऊपर हो गया फैक्टोरियल 3, नीचे वाला नीचे हो गया, और दोनों का डिफरेंस 3 - 1 2, ठीक है। अब ऊपर क्या है? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 2 1, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2 × 1। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आ गया? 3 आ गया, ठीक है। तो ये मीनिंग हुआ। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और बेसिक जो पीएनसी से अपन को यूज करना है। थर्ड नंबर है एनसीआर इज इक्वल टू NCN-R, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज होगा पीएनसी में, एक बार फिर बता रहा हूं कि ध्यान से देखिएगा। NCR इज इक्वल टू NCN-R, इसका मीनिंग क्या हुआ? NCR का मीनिंग तो ये हुआ कि N ऑब्जेक्ट आपके पास थे, उसमें से R को सेलेक्ट करना, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से मुझे 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सपोज करते हैं यहां पर एक बॉक्स है जिसमें से 10 डिफरेंट बॉल्स पड़ी हैं, उसमें से मैं 3 बॉल्स को रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। 10 में से 3 बॉल को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो जब मैं 3 को सेलेक्ट कर रहा हूं, उस समय एक और मैं काम कर रहा होता हूं, ठीक है। 10 में से 3 बॉल को सेलेक्ट कर रहा हूं, उस समय में जो 7 बॉल है ना, उनको रिजेक्ट कर रहा होता हूं। नहीं समझे? अगर मेरे पास 10 प्लेयर्स हैं, 10 प्लेयर्स हैं, उसमें से मुझे 3 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो उतने कितने केस बनेंगे, ये अब मेरा क्वेश्चन है। तो इसको इजी लैंग्वेज में अपन समझते हैं कि जब 10 प्लेयर हैं, रैंडमली मैं 3 को बुला के इधर ला रहा हूं, समझ पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 7 को वहीं रखा। तो 2 तरीके से इसको समझ सकते हैं, 10 में से 3 को सेलेक्ट करना या 10 में से 7 को रिजेक्ट करना, सेम आंसर आएगा, ठीक है। और क्लियर नहीं हुआ हो तो और बता देता हूं। यहां पर ABC जो 3 थे, उसमें से मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो उसके 3 केस बने थे, कौन कौन से? A को सेलेक्ट करूं, या फिर B को सेलेक्ट करूं, या फिर C को सेलेक्ट करूं, ठीक है ना। तो जब आपने A को सेलेक्ट करा है, इसका मतलब कि आपने BC को तो रिजेक्ट किया ना। तो इसका मतलब कि BC को रिजेक्ट किया। जब B को सेलेक्ट किया तो AC को रिजेक्ट किया, और C को सेलेक्ट किया तो AB को रिजेक्ट किया, ठीक है। समझ पाए? तो इसका मतलब कि अब इसको समझते हैं। 10 में से 3 को सेलेक्ट करना, नंबर ऑफ वे कितने हो जाएंगे? 10C3, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब आपने 3 को सेलेक्ट किया तो कितनों को रिजेक्ट करा? 7 को। 3 को सेलेक्ट करना, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वे ऑफ एक्सक्लूडिंग 7 ऑब्जेक्ट, रिजेक्टिंग 7 ऑब्जेक्ट्स। तो 10 में से 7 को रिजेक्ट करने का कैसे लिखूंगा मैं? ये लिखूंगा, ये दोनों इक्वल है। एक और एग्जांपल से, अगर 5 हैं, 5 में से 2 को सेलेक्ट कर रहा हूं, उसी टाइम एक और काम कर रहा हूं, कौन सा? 3 को रिजेक्ट करना, 5C3, इसलिए ये फॉर्मूला आया। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे?
5c2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 हो गया। तो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 4। इसको आप ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, याद कैसे रखना सिर्फ वो समझ लें। ऊपर एक जैसे होंगे, नीचे एक का डिफरेंस होगा। अच्छे से समझिए, ऊपर एक जैसे होंगे, नीचे एक का डिफरेंस होगा। तो ये क्या बन जाएगा, n+1 CR+1। ठीक है सॉरी, ऊपर एक जैसे नीचे एक का डिफरेंस, तो ये कर लेना है, ये ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन जैसे 10C3 प्लस का 10C4, ठीक है ना। आप पूरा का पूरा सॉल्व करके जब प्रोसेस करेंगे ना तो आपके आ जाएगा 10C3 प्लस 10C4 कितना बनेगा। ऊपर एक जैसे नीचे एक का डिफरेंस, तो ऊपर एक ऐड कर देना है, नीचे जो बड़ा हो वो बड़ा कौन है, C4। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके NCX इज इक्वल टू NCY। अब आपको यहां पर रिजल्ट लिखना है। एक तो आपको सीधा सीधा दिख ही रहा है, जब ये इक्वल हैं n इक्वल हैं तो x और y इक्वल होंगे। दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है, n। ये कैसे आता है वो भी आप देख लीजिए। NCY को मैं ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, NCR को क्या लिख सकते हो, कभी भी NCN माइनस R लिख सकते हो। तो यहां पर NC ये जो y है उसको n माइनस वाई लिख सकते हैं। ऊपर इक्वल हैं तो नीचे भी जब इक्वल करोगे x इक्वल टू n माइनस वाई करोगे, x प्लस वाई इक्वल टू n। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, ये जो NCR लिखा हुआ है इसको अगर मुझे n-1 R-1 में कन्वर्ट करना है तब कैसे करना है, देखिए यहां से ऊपर से n को खींच के बाहर ले लो। ठीक है, और जब ऊपर से खींचोगे ना नीचे से भी खींचना पड़ेगा, ये इसका रूल है। तो यहां पर ये आ गया n, ऊपर से n ले लिया, नीचे से R ले लिया। ठीक है, ऊपर से n ले लिया, नीचे से। ठीक है, तो अंदर से क्या रह गया, n-1 CR-1। अब अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है कि n-2 में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या होगा, n/R, n-1 भी ले लिया, R-1 ले लिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, n-2 CR-2। इस टाइप से आप इसको कितना भी आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा बेसिक था जो अपन पीएनसी में पढ़ते हैं, बायनोमियल थ्योरम में रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन बायनोमियल थ्योरम प्रॉपरली। बायनोमियल थ्योरम जैसा कि ये अपन को कह रहा है, बाई मीन्स होता है 2। ठीक है, तो एक ऐसा फॉर्मूला जो 2 टर्म के लिए वैलिड हो रहा हो। ठीक है, तो 2 टर्म के लिए वैलिड हो रहा हो, इसका मतलब कि सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, बायनोमियल एक्सप्रेशन हैविंग 2 डिसिमिलर टर्म, एक्सप्रेशन हैविंग 2 डिसिमिलर टर्म्स। हर चीज को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, कैसे, ये आपका बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, 2x माइनस y/3, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, 2x इंटू वाई, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन आपका नहीं हुआ। रीजन की 2 टर्म नहीं है, टर्म सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। ठीक है, 2 टर्म किसे बोलेंगे, जो प्लस या माइनस से सेपरेट हो। ठीक है, तो ये नहीं है। दूसरा 2x प्लस x, इज दिस बायनोमियल एक्सप्रेशन? नो। रीजन,
2x प्लस एक्स एड होके 3x हो जाएगा, तो ये तो सिंगल टर्म हो गई, इसलिए मैंने वर्ड लिखा है डिसिमिलर। सिमिलर हुई तो ऐड हो जाएगी, और ऐड हो जाएगी तो सिंगल टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो जैसा अगर ऐसा हो सकता है कि 1 प्लस एक्स, दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, x और एक्स स्क्वायर कभी भी ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। इसके आगे अगर देखते हैं तो एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन भी होता है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन हैविंग 3 डिसिमिलर टर्म्स। कैसे हो जाएगी? x प्लस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई माइनस 4z, इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और वर्ड आता है मल्टीनोमियल। ठीक है, जहां दो टर्म से ज्यादा हो जाती है उन सबको अपन क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 से ज्यादा टर्म्स हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। फिलहाल अपन पढ़ना है अपन को बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला, तो फिर से स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल वाला। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं a प्लस बी की पावर 0, a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी की पावर 3 और नेक्स्ट a प्लस बी की पावर 4। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, जानते हो आप। a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी होता है। a प्लस बी का स्क्वायर भी बहुत अच्छे से जानते हो, कितना होता है ये? a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये भी जानते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं ना, तो क्या बनता है ये? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस का b क्यूब। a प्लस बी की होल पावर 4। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जानते, बट आप कुछ भी उठा पटक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ले आएंगे। a प्लस बी की होल पावर 4 कैसे ले आओगे? a प्लस बी का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी का स्क्वायर ले आओगे। ठीक है, बट 4 तक तो आप फिर भी ले आओगे, कभी पावर 10 दे दी, कभी 50 दे दी, कभी 100 दे दी, कभी 1000 दे दी, तब क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले ये कैसे बने इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, इसका अगर अपन को आइडिया लग जाएगा ना, तो बाकी वाला सेम है तो उसको करेंगे। तो सबसे पहला तो जब पावर 0 है तो टर्म 1 है, पावर 1 है 2 टर्म है, पावर 2 है टर्म 3 है। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जितनी पावर होगी टर्म उससे एक ज्यादा होगी। अगर पावर 10 हो गई तो टर्म्स 11 हो जाएगी, करेक्ट। दूसरा, यहां पर एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, वो पैटर्न भी कैसे आया वो बताते हैं। इसका मतलब है, मैं इस एक्सप्रेशन को पकड़ लेता हूं सॉरी, इसका मतलब है कि यहां पर ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इनटू 2 बेगर्स। ठीक है, यहां पर ये आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, जो पावर के ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2 भिखारियों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या ऑप्शन हो सकता है? ये बेगर्स के मैंने नाम रख दिए। ठीक है, अब क्या हो सकता है? मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी अपन समझ लेते हैं लड्डू है। ठीक है ना, ठीक है, लड्डू समझ पा रहे हो ना, लड्डू मिठाई वाले है। ठीक है, तो अब क्या होता है, दोनों के दोनों लड्डू
ए को दे दिए जाए तो बी को कुछ नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं? या फिर क्या हो सकता है, अब तो आपने सोच लिया होगा, या फिर 1 1 होगा, या फिर इसको एक भी नहीं मिलेगा तो इसको दोनों के दोनों लड्डू मिल जाएंगे। क्या और कुछ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। ठीक है, 2 लड्डू हैं और 2 बेगर्स हैं, दोनों के दोनों इसको या 1 1 या फिर ये आ गया। अब क्या हुआ, जब दोनों लड्डू ए को दे दिए तो ए की पावर 2 आ गई। ये कैसे समझ में आ गया? दोनों लड्डू बी को दे दिए तो बी की पावर 2 आ गई। समझ में आ गया? अब एक तो ए को दिया, एक बी को दिया, तो ये कैसे आ गया? ए की पावर भी 1, बी की पावर भी 1। ये कैसे आया थोड़ी देर बाद और समझते हैं। ठीक है, तो इसका भी अब तो बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। नहीं, इसका भी समझ में आ गया होगा। कैसे? देखिए, यहां पर आपके पास कितने लड्डू हो गए? 3 लड्डू हो गए। इनको डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना है? 2 ही बेगर्स में करना है, तो 3 हो गए। तो क्या क्या केस बन सकते हैं? बन सकते हैं आपके सारे के सारे इसको मिले तो इसको एक भी नहीं मिला, इसको 1 दोगे तो इसका 1 कम हो जाएगा, इसको 2 दोगे तो इसके पास 1 ही बचेगा, और सारे के सारे इसको दोगे तो ये कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे पास कैसी कैसी टर्म्स आएगी वो मुझे समझ में आ गया। ये क्या कह रहा है? ए क्यूब। ये क्या कह रहा है? ए स्क्वायर बी। ये क्या कह रहा है? ए बी स्क्वायर। ये क्या कह रहा है? बी क्यूब। देखो सारी की सारी टर्म्स। आगे जो पढ़ा है ना कोफिशिएंट अच्छे समझा दूंगा, एक बार वेट कर ले, इसको समझ ले, कॉन्सेप्ट। ठीक है, इससे अपन जनरलाइज फॉर्मूला बनाएंगे, आप आराम से समझ पाओगे, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात? तो ये आ गया। अगर ये समझ में आ गया आपको तो मैं पावर 4 को भी कुछ कुछ आइडिया लेके लिख सकता हूं, है ना? कैसे? ए की पावर 4, एक लड्डू इसका कम हो जाएगा, और कम होगा तो वो किसको देना है? बी को। एक और कम कर दो तो बी के पास 2 हो जाएंगे, एक और कम कर दो तो बी के पास 3 हो जाएंगे, और एक और कम कर दो तो सारे के सारे बी के पास हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे जो कोफिशिएंट है ना वो कैसे आता है वो देखना है। ठीक है, तो उसका भी समझते हैं। सारी चीजें एक एक करके अच्छे से समझेंगे, बस बने रहिएगा आप मेरे साथ। तो इसको भी मैं 2 मेथड से आपको आइडिया देता हूं। ठीक है, सॉरी, यहां पर मेरे पास 2 लड्डू थे, एक ए को मिलेगा, एक बी को मिलेगा। ठीक है ना? इसका मतलब कि अब इनमें भी जो ऑब्जेक्ट है ना वो डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट है, उन लड्डू के नाम दे देता हूं ए बी। ये तो है बेगर्स, ये है लड्डू। पहला लड्डू मतलब ए वाला इसको मिला और बी वाला इसको मिला, या फिर इसका उल्टा, बी इसको मिला, ए इसको मिला। कितने केसेस हो गए? 2 केसेस बन गए, इसलिए आगे कितना आया? 2। अब बच्चा पूछता सर ये तो मुझे समझ में आ गया, बट ये 3 क्यों आया? इस 3 का मतलब समझ रहे हो? या फिर इसके आगे 1 क्यों आया? इसका मतलब क्या था? सारे के सारे लड्डू ए को दे दिए, कोई ऑप्शन ही नहीं बी के पास, खत्म बात। अब मैं इसका समझाता हूं। ठीक है, सारे के सारे लड्डू ए को दे दोगे, कोई ऑप्शन नहीं। अगला क्या था? फिर से लिखना पड़ा 3 2 1 0 0 1 2 3। नंबर ऑफ केसेज, नंबर ऑफ केसेज। ये क्या कह रहा है? देखो, ये कह रहा है सारे के सारे लड्डू ए को मिल गए, बी के पास कोई चॉइस नहीं, 1 केस, सिर्फ ए की, तीनों के तीनों उठा के ए को दे दिया, कोई चॉइस नहीं। अब ए को कितने लड्डू मिल रहे हैं? 2। बी को कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? ए को 2 लड्डू और बी को 1। अब चॉइस, लड्डू के नाम रखने पड़ेंगे, लड्डू के नाम रखने पड़ेंगे ए बी सी। अब मैं या तो ए के अकॉर्डिंग चल लूं या बी के। रीजन थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था कि अगर 10 में से आपको 3 को सेलेक्ट कर रहे हो, उसी टाइम 7 को रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना? तो बी को कितना चाहिए? 1 चाहिए, कोई सा भी ले लेगा, या तो ए लेगा या बी लेगा या सी लेगा। कितने केस बन गए? 3 बन गए ना, काम हो गया खत्म। ठीक है, तो इसके लिए कितने केसेस आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। इसका मतलब बी को 2 देने हैं,
तो बी को दो दोगे ना, कौन कौन से, ए बी या फिर ए सी या फिर बी सी, तो 3 केसेस आ गए। इसको मैं ए के अकॉर्डिंग भी सोच सकता था, ए को 1 देना है, कौन सा, कोई सा भी दे दो, तो यहां पर आ गया 3 और यहां पर आ गया फिर से 1। ठीक है, तो ये जो मेथड है ना पावर 3 4 तक हाईएस्ट कर सकते हैं। इसके आगे का कैसे करना है वो देखेंगे। इसके आगे का जो दिया था वो एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसको अपन समझते हैं किससे समझते हैं, पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है ये, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। ये आ गया। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी ना उसको अपन एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो एलिमेंट आएगा, ठीक है, यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा, यहां पर बीच वाला एलिमेंट आएगा वो इस 1 और 1 के ऐड होने से आएगा, तो ये 1 और 1 ऐड हो गया तो 2 आ गया। अब नेक्स्ट रो में चलते हैं। यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो किससे कनेक्ट हो रहा है, इससे कनेक्ट हो रहा है, इससे कनेक्ट हो रहा है, तो 1 और 2 को ऐड करा तो कितना आया, 3 आया। यहां पर फिर से 2 और 1 को ऐड करा तो कितना आया, 3 आया। अब नीचे चलते हैं, नीचे चलेंगे तो यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो इनके से आएगा, तो 1 और 3 को ऐड करा तो कितना आ गया, 4। ये भी बनेगा। ठीक है, 1 और 3 ऐड होने से कितना आ गया, 4। 3 और 3 ऐड होने से कितना आ गया, 6। 3 एंड 1 ऐड होने से कितना आ गया, 4। यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1। नेक्स्ट अगर लागना है, ये आ गया 1 एंड 4 कितना जाएगा, 5। 4 एंड 6 कितना जाएगा, 10। 6 एंड 4 कितना जाएगा, 10। 4 एंड 1 कितना जाएगा, 5। ये आ गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये 1 2 1 कोफिशिएंट, इस ये रहा 1 2 1 कोफिशिएंट, समझ पा रहे हो। 1 3 3 1, 1 3 3 1, नेक्स्ट 1 4 6 4 1 1, हाँ ये जो नहीं लिखा था ना, 1 4 6 4 एंड 1, ये इसके कोफिशिएंट आ गए। अगर पावर 5 होती तो कोफिशिएंट कितना आता, 1 5 10 10 5 एंड 1, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन सीधे फॉर्मूले पे आते हैं, क्या कहता है वो। ठीक है, तो अपन ने पावर 0 1 2 3 4 तक ट्रायल करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब अगर पावर n आ जाए, x प्लस वाई की पावर n, ठीक है, तो एक बार फिर से मैं पावर 4 वाला आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। क्या था, a की पावर 4 प्लस a क्यूब b प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब और प्लस बी की पावर 4। कोफिशिएंट कितना आया, 1 आया, 4 आया, 6 आया, 4 आया, 1 आया। कैसे आ गया बता दिया। सबसे पहले सब में एक फिक्स पैटर्न चल रहा है, पावर 4 हो रही है ना, तो हाईएस्ट पहले वाले पे लग गई, पहले वाले पे पावर 4 लग गए, समझ गए। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद एक एक पावर कम हो रही है, ए की पावर 4 से एक कम होकर 3 बन गई, तो जितनी कम हो इतनी उस पर लग गई, समझ गए। 3 से 2 हो गई तो इसकी एक और इंक्रीज हो गई,
2 से 1 हो गई, एक और इंक्रीज हो गई, 1 से 0 हो गई, उसकी एक और इंक्रीज हो गई। ठीक है, और ये जो होता है ये आपका 4C0 है, ये जो आपका है वो क्या है 4C1 है, ये आपका है 4C2 है, ये आपका 4C3 है और ये 4C4 है। इसको एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो लड्डू थे किसको मिले, ए को, तो बी को कितना मिला, एक भी नहीं मिला। तो इसका मतलब कि 4 में से 0 मिला, किसको, बी को। समझ गए ना, तो जितने भी मेथड होंगे वो आ जाएंगे। ए को 3 लड्डू मिले तो बी को कितना मिला, 1, 4 में से 1 लड्डू मिला, 4 में से 2 मिले, 4 में से 3 मिले, 4 में से 4 मिले, करेक्ट। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, इसको आप समझने की ट्राई कीजिएगा। ये मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया, अब आप इसको समझें। क्या है ये चीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है x की पावर n, ये तो अभी भी समझाइए, n है ना, सारे की सारी पावर x पे आ जाएगी, एक कम हो गई तो एक y पे मिल गई, यहां पर 2 कम हो गई तो 2 y पे मिल गई, r कम हो गई तो r y पे मिल गई और सारी की सारी y पे मिल गई। अब आपको पावर 4 वाले में लिखाया था, क्या लिखाया था, 4C0 4C1, सेम ऐसे ही यहां पर y की पावर कितनी है, 0, तो NC0, y की पावर 1 है तो NC1, y की पावर 2 है तो NC2, y की पावर r है तो NCr, y की पावर n है तो NCn, ये बन गया आपका। ठीक है, तो यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में सबसे पहला तो अपन लिखेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म का मीनिंग जानते हैं, अ टर्म रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट सीरीज। ठीक है, कोई सी भी टर्म लानी हो तो उस टर्म से अपन ला सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी टर्म को जनरल टर्म कहा जाए, ठीक है, अपन इस टर्म को जनरल टर्म बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, अगर r की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं तो एग्जैक्ट ही आ रही है, r की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो NC2, r की जगह 2 पुट करूंगा तो n-2 y की पावर 2, आ रहा है अच्छे से, ये आ गया। अगर r की जगह मैं 3 पुट करूंगा तो नेक्स्ट आ जाएगा, तो इसलिए इस टर्म को जनरल टर्म। अब आपको मुझे बताना है कि ये जो टर्म है वो कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, आर्थ टर्म है, r+1 है, कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, ये जो है वो T1 है, ये जो है वो T2 है, ये जो है T3 है। ये तो समझ में आ रहा है ना, काउंट कर रहा हूं, ये पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो जब नीचे 0 लिखा हुआ है तो वो तो है फर्स्ट, जब 1 लिखा हुआ है तो है सेकंड, और जब 2 लिखा हुआ है तो है थर्ड। इसका मतलब कि जितना यहां लिखा है उससे एक ज्यादा, तो यहां पर कितना लिखा हुआ r, तो ये अपने पास टर्म हो जाएगा TR+1। ठीक है, NCr x की पावर n-r y की पावर r, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर में अपन इसको यूज करते रहेंगे और बहुत ज्यादा यूज आएगा। अब अगर ये एक टर्म है और किसी भी टर्म के आगे सिग्मा लगा देते हैं, सीरीज में पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा है, Sn = सिग्मा Tn, पढ़ा ना, Sn = सिग्मा Tn, यानी किसी भी टर्म के आगे सिग्मा, जनरल टर्म के आगे सिग्मा लगा दोगे तो पूरी सीरीज का सम आ जाता है। तो इस टर्म के आगे सिग्मा लगा दिया तो ये पूरी की पूरी सीरीज का सम आ जाता है, और उसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, x + y की पावर n = सिग्मा, r की वैल्यू 0 से लगा करके n तक जाएगी, और NCr x की पावर n-r एंड y की पावर r, ये बन गया। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए,
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला भी एक दो प्रॉपर्टीज है उसको बता देते हैं, फिर आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 है सम ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1। इस सीरीज में एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, n प्लस 1। पहले अपन ने डिस्कस किया था कि जितनी पावर होती है टर्म्स उससे एक ज्यादा हो जाती है, तो यहां पर पावर कितनी है n, तो टर्म उससे एक ज्यादा, तो n प्लस 1 हो जाएगी। थर्ड NC0 NC1 NC2 डैश डैश NCN आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, ये जो आगे लिखे हुए ना आपके NC0 NC1 NC2 NCR NCN, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। इन जनरल इन सबको C0 C1 C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, पता ही है कि ऊपर तो कितना मिलेगा, n ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना, इनको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट एंड आर इक्वल। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट एंड आर इक्वल, यानी ये स्टार्ट और लास्ट वाला टर्म मैंने यहां पर मिटा दिया, NCN y की पावर n। स्टार्ट और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं ना, उनकी वैल्यू इक्वल होती है, सेम होती है। ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि NC0 इज इक्वल टू NCN। अभी वेरीफाई करते हैं। यहां से सेकंड NC1, उधर से एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो NCN माइनस 1। ये करेक्ट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन ने ये लिखा था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। NC1 के इक्विवेलेंट कौन होगा, n में से 1 गया, भूल गए। 10C3 के इक्विवेलेंट कौन होगा, 10 में से 3 गया, 10C7। ठीक है, तो स्टार्ट और एंड से इक्वल डिस्टेंस पर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है उनकी वैल्यू सेम होती है। इसका मतलब तो ये हुआ, वैसे इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, इधर से भी इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब कि मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट है आपको कहां पर मिलेगा, मिड में मिलेगा, मिडिल में मिलेगा। ठीक है, हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सी टर्म रखती है, मिडिल वाले। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। एक प्रॉपर्टी और रह गई, इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां कहीं पर भी आप NCR को क्या लिख लोगे, NCN माइनस R, वैल्यू सेम होती है ना, लिख सकते हो। जब भी आप NCR को NCN माइनस R लिख लोगे तो आपकी जो सीरीज है ना वो रिवर्स हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब भी NCR को आप NCN माइनस R लिखते हो, सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी। ठीक है, और इसका लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है सम ऑफ पावर इन ईच टर्म इज इक्वल टू n। ठीक है, किसी भी टर्म में देख लो, वेरिएबल जो x और y है उनकी पावर का जो सम है हमेशा n ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, n लड्डू थे, x और y में बांटने, खराब कहीं नहीं करने, ना फेंकने हैं ना किसी और को देने, 2 को देने हैं। अगर मेरे पास 10 थे, 2 इसको दिए, 8 इसको दिए, टोटल तो 10 ही होने। कितनी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पर y को 2 मिले तो x को n-2 मिले, टोटल तो कितने, ये। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।